जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेके एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की 50% की जो अधिकतम सीमा है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही है। दरअसल जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली जो पीठ है उसने कहा है, मामले में टिप्पणी की है, जो मराठा आरक्षण था उसको लेकर डिस्कशन हो रहा था और उस पर ये उन्होंने टिप्पणी की कि क्या इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए जो फैसले थे को और बड़ी पीठ के बाद भेजने की ज़रूरत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों से भी, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनसे भी सुझाव मांगा है कि वे 50% जो अधिकतम रिजर्वेशन है उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसको जो तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको वो तमाम लोग इस सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आरक्षण पे हमला देख रहे हैं और इसने एक नई बहस पैदा हो गई है। हमारे साथ है श्याम रजक जी, जो तमाम सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। हम उनसे इस बारे में जानेंगे। सर, आपने भी सुनी होगी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पढ़ी होगी। सर, ये कितना बड़ा फैसला है ये आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि देश के आज़ादी के समय से ही, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब आरक्षण की वकालत की थी और संविधान में उसको स्थापित किया था, उस समय से ही बड़े बड़े लोग, जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के भी बड़े नेतृत्व करता थे, उन लोगों ने भी आरक्षण का खिलाफत करने का काम किया था और कहा था कि आरक्षण से देश बटेगा, देश टूटेगा, जबकि सच्चाई को नकारा था। और बाबा साहब ने इस बात को अपने तर्कों के माध्यम से इस बात को बताने का काम किया था कि जो समाज के जो सबसे हजारों वर्षों से जो समाज के जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पीछे हैं, अगर उनको नहीं लाया जाएगा आगे, तो देश का एक जो समतामूलक समाज की स्थापना की वकालत की जाती है वो सफल नहीं होगा। लेकिन संविधान में तो आ गया, लेकिन अब उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे मरोड़ा जाए, इस तरह की बात बराबर न्यायपालिका के जरिए, कार्यपालिका के जरिए, मीडिया के जरिए इस बात को कहा जाता रहा है। जैसे लगता है कि आरक्षण भीख है। आरक्षण भीख नहीं, बल्कि हमारा अधिकार है और उस अधिकार से वंचित करने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है और 50% की बात कही जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी क्यों नहीं हो। आबादी किसी का, जितने इस देश में मंदिर हैं या मस्जिद हैं या गुरुद्वारा हो या आपके ईसाई धर्म के जो गिरजाघर हैं, उन सबों में किन लोगों का वर्चस्व है? क्या उनकी आबादी है उतनी? अगर उस स्थानों पर आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं है और 100% आरक्षण एक वर्ग के लोगों का है, तो फिर अन्य जगहों पर जो लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको क्यों नहीं समुचित अधिकार दे करके उनको समतामूलक का। सर, लेकिन हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है 8 तारीख को, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब तक मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और हमने विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया था कि 9 शेड्यूल में अगर आरक्षण के सवाल को शामिल कर लिया जाए, तो ये जो लोग जो इस तरह की चर्चा करके के जो पीड़ित समाज को और पीड़ा देने का काम कर रहे हैं और हमारे आरक्षण के अधिकार से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं, वो सब स्वतः खत्म हो जाएगा। और 9 शेड्यूल में आने के बाद न उस पर न्यायपालिका में कोई बहस होगी, न कहीं पर इसकी चर्चा होगी और उससे जो आरक्षण है उसको मिलने का काम होगा। इसलिए 9 शेड्यूल में लाए बिना ये सवाल का कहीं भी समाधान नहीं है। संसद चल रहा है, हम तो चाहेंगे कि चलते सदन में अगर सरकार की मंशा उस आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अच्छी सोच है, नीयत अच्छी है, तो 9 शेड्यूल में लाने में क्यों सकचाती है? जब अन्य वर्ग के लोगों के लिए संसद स्पेशल चल सकता है, विधानसभा स्पेशल चल सकती है, तो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसको चलते सत्र में क्यों नहीं 9 शेड्यूल में ला करके एक कानून बनाया जा सकता है, कानून में उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन सर, आवाज़ उतनी उठती दिखी नहीं इस टिप्पणी के बाद भी। संसद के भीतर संसद चल रहा है तो तमाम दलों के नेता हैं वहाँ पे। देखिए, मुझे कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी। हम
जो समाज में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट समझौता किया, और पूना पैक्ट में हुआ था कि पहले बाबा साहब की सोच थी कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसके लिए अलग मतदान केंद्रों और अलग उनकी प्रतिनिधि चुने जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। पूना पैक्ट पर हम उस पर बहस में जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आज जो सभी राजनीतिक दलों में जो वंचित समाज के जो नेतृत्व कही या प्रतिनिधि हैं, वो कहीं न कहीं अपनी, मैं इस कहने में ज़रा सा भी भयभीत नहीं हो रहा हूँ, न संकोच हो रहा हूँ, कि अपने अपने स्वार्थ के आधार पर वो इस सवाल को उठाने का मजबूती से नहीं काम करते हैं। और यही सवाल है कि लोग आपस में बटे हुए हैं। पीड़ा है हर लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये फैसले या इस टिप्पणी को लोगों ने नहीं देखा है, पहले भी देखा है। 2 अप्रैल का जो घटना हुआ था शेड्यूल कास्ट एक्ट के ऊपर जब सवाल उठे थे तो सब लोग एक हुए थे, लेकिन फिर गौन हो गया। उसमें भी बात हुई थी कि 9 शेड्यूल में लाया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये तत्कालिक हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सवाल पर लोगों को एकजुट होना होगा। सवाल नेतृत्व का नहीं है, सवाल है मुद्दा का। मुद्दा ही हमारा अगर नेतृत्व करेगा तो निश्चित रूप से सवाल में हम लोगों को पराजित करेंगे और इस सवाल को हम विजयी प्राप्त करने का काम करेंगे। सर, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है इस टिप्पणी में कि एक तो जो दल अभी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में, इसके तमाम नेता लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ बयान देते रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए आए हैं। कई लोग ने यहाँ तक बयान दिया है कि वो रिजर्वेशन को ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ेंगे, ये सरकार छोड़ेगी जहाँ से रिजर्वेशन रहना या नहीं रहना उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इस टिप्पणी में जो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों से सुझाव मांगे हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे में जब तमाम राज्यों में उन्हीं की सत्ता है जो आरक्षण के कहीं ना कहीं विरोधी हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा है अभी आज के वक्त में, जिसको लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, खतरा तो है ही है। जिस तरह से अब आरक्षण सिर्फ एक संवाद की बात रह गई है। आज जो सरकारी नौकरियां का जिस तरह से उसका हाशिए पर जा रहा है और निजीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज सारी संस्थानों का निजीकरण हो चुका है, सारी नौकरियों में निजीकरण के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। तो निजीकरण जब होगा तो जो बड़े लोग होंगे जिनके हाथों में वो उसका शासन होगा, तो वो लोग तो आरक्षण के, क्योंकि निजीकरण में तो आरक्षण हमने नहीं दिया है। हम लोग बराबर इस सवाल को उठाते रहे कि निजीकरण में भी, निजी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार का ही पैसा जाता है, सरकार ही सब कुछ करती है, लेकिन निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए आरक्षण को लड़ाई न लड़ें, आरक्षण का सवाल न उठे, इसलिए निजीकरण करने की एक बड़ी तेज़ी से, तीव्र गति से ये चल रहा है सरकार के द्वारा। और जो विपक्ष के लोग भी हैं वो सवाल को एक कहिए कि एक इशू बना करके सिर्फ कह देते हैं कि औपचारिकता बस, लेकिन उसका पुरजोर उसका विरोध नहीं करते हैं, जिसके कारण आज निजीकरण करने वाली शक्तियां जो है, जो मनुवाद के स्थापित करने वाले लोग हैं या उसके जो वंशज जो लोग हैं, वो उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं और हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इसलिए सवाल है कि एक मजबूत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम लड़ाई का मतलब कोई हम हिंसात्मक लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास बाबा साहब ने एक हथियार दिया कि हम वो चरवेती जो तालाब की पानी का सवाल है, अम्बेडकर साहब ने तो एक हिंसात्मक लोगों के से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने का काम किया और विजय प्राप्त किए। तो हमारे पास तो उदाहरण है, हमारा नेता का जो दृष्टि रहा है वो हमारे पास है, तो हम उस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ने का काम करें। लेकिन लड़ाई तब लड़ा जाएगा जब सब लोग एक होंगे। आज नेतृत्व का सवाल नहीं है, नेतृत्व कोई हो, लेकिन नेतृत्व को कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये अलग बहस का विषय है, लेकिन मुद्दा तो हमारा है। तो सर, ज़्यादा दबाव किससे बनेगा, राजनीतिक आंदोलन से कि सामाजिक आंदोलन से? राजनीतिक आंदोलन से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पूना पैक्ट का असर हर राजनीतिक प्रतिनिधियों पर है। हमको वोट लेना है,
और वोट लेना है तो हर वर्ग के लोगों का लेना है, क्योंकि आपका एक अलग मतदान केंद्र तो है या मतदान क्षेत्र तो है नहीं, तो उनका भी प्रभाव है। तो उनसे प्रभावित होकर के हमको अब अगर ये स्वार्थ है कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है या जनप्रतिनिधि बनना है या पंचायत चुनाव में जाना है, तो फिर हमको सबको देखना होगा। तो ये सवाल राजनीतिक से नहीं होगी। तो सर जी, सामाजिक रूप से सामाजिक संस्थाएं या जो युवा वर्ग है जो उनको इस लड़ाई में नेतृत्व कहिए या इस लड़ाई में अगुवाई करना होगा। राजनीतिक लोगों का पूरे उस लड़ाई में पूर्ण भागीदारी, मन से, हृदय से, मस्तिष्क से, हर तरह से उनकी सहयोग करना होगा, उनकी पार्टिसिपेट करना होगा, तभी जाकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। नहीं तो मैं इस कहने में जरा सा भी नहीं हूँ सीमित कि 1 दशक अब सिर्फ बच गया है। 1 दशक के बाद न आरक्षण की बात कोई कहने वाला होगा, न दलितों, पिछड़ों और जो वंचित समाज लोग हैं उसके सवालों को कोई खड़ा करने वाला होगा। सर आप सत्ता में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीति का। सत्ता में हमेशा ताकतवर लोग रहे हैं, सत्ता क्या सोचती है जो रिजर्वेशन है उसके बारे में? देखिए, सत्ता कोई भी हो, वो रिजर्वेशन को सिर्फ अपना एजेंडा बनाती है, अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, अपने भाषणों में इस बात को रखने का काम करती है। ये सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञों से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। आप उम्मीद करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस सवाल को एक मुद्दा बनाती है, लेकिन ये सिर्फ एक तत्कालिक होती है, इसको व्यापक पैमाने पर नहीं की जाती है। अगर व्यापक पैमाने पर होती तो सब लोग इस बात को लड़ाई लड़ते। तो दर्द तो एहसास कराते हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं दिखाई देता है। तो बड़ा एक इसको कह सकते हैं बड़ा सवाल है आरक्षण के ऊपर, और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो कई सवाल खड़े करती है। राज्य से जो उनकी राय मांगी गई है, वो राज्य क्या राय देंगे ये आप समझ सकते हैं। तो आरक्षण पे जो हमला है, और जैसा कि श्यामराज जी ने कहा कि अगर चीज़ें रोकी नहीं गई, अगर बड़ा आंदोलन नहीं हुआ रिजर्वेशन को बचाने के लिए, तो 1 दशक बाद आरक्षण पे चर्चा भी शायद कोई करने को ना बचे। और तमाम जो दलित इंटेलेक्चुअल हैं वो कहते रहे हैं कि आरक्षण जो है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो आने वाले दिनों में अगर समाज को आरक्षण को जो उनको हक मिला है संविधान में, उसको अगर मजबूती से रोक के रखना है, अपने पक्ष में रखना है, तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।